हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं उसका नाम है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के साथ साथ कुछ हम लोग ज्योग्राफी का भी पॉइंट देखेंगे। दोस्तों, एक तरह से कहिए कि ये क्लास एक प्रकार का ओवरव्यू है। लगभग लगभग इन्वायरमेंट सारा टच करवा दूंगा दोस्तों। आज जो क्लास होगी, यकीन माने दोस्तों आज का जो क्लास है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये जो मैं टॉपिक उठाया हूँ ये एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। और एग्ज़ाम में एकदम 5 से 6 क्वेश्चन जो है एकदम यहाँ से देखने को मिलेगा। 5 से 6 नहीं तो 3 से 4 तो ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि लगभग लगभग सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। जो एग्ज़ाम का जो फेवरेट जो पॉइंट होता है वो सबको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप ध्यान से सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इन्वायरमेंट का लगभग सारा टॉपिक मैं इसमें डिस्कस किया हूँ, लगभग लगभग टच किया हूँ सारा का सारा, और साथ साथ कुछ ज्योग्राफी का भी पॉइंट डिस्कस किया हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्वायरमेंट में मैं बताना चाहूँगा आपको घटक के बारे में। घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो घटक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक, ठीक है। कौन कौन सा होता है? जैविक घटक और अजैविक घटक होता है। तो जैविक घटक में क्या होता है? सभी सजीव जैविक होते हैं, जो सजीव होते हैं उन्हीं को हम जैविक घटक बोलते हैं, जिसमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? जैविक घटक। और अजैविक घटक क्या होते हैं? उसमें क्या होते हैं? सभी निर्जीव निर्जीव होते हैं उसमें, है ना। निर्जीव अजैविक होते, निर्जीव को अजैविक बोलते हैं हम लोग, जैसे वायु, जल, सूर्य, मृदा आदि, ये सब जो हैं अजैविक घटक हैं, जिसमें जान नहीं होते हैं, जो निर्जीव होते हैं। और जैविक घटक कौन होते हैं? जो सजीव होते हैं, जैसे वनस्पति हो गया या पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, है ना। सूक्ष्म जीव या अवघटक भी जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है, ठीक है। अजैविक घटक कौन कौन होते हैं? अजैविक घटक होते हैं जो सभी निर्जीव होते हैं, है ना। तो नेचुरल चीज़ें जैसे वायु हो गया, वायु, जल, सूर्य, मृदा आदि, तो ये सब जैविक घटक नहीं है, है ना। कभी कभी घुमा के पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है, और ऑप्शन में देगा आपका, ऑप्शन में रहेगा आपका वनस्पति, है ना, अपघटक, ठीक है, जीव जंतु, और एक दे देगा वायु। तो आप सोच सकते हैं, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं बता पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब आगे बढ़ा जाए दोस्तों, ठीक है। काफ़ी सारा पॉइंट को डिस्कस करना है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा स्पीड भी रखेंगे, लेकिन समझाते हुए चलेंगे। स्पीड रहने का मतलब ये नहीं रहेगा कि आपको मैं समझा कर नहीं चलूँगा, पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर करते हुए चलूँगा। और हल्का सा स्पीड रखूँगा इसलिए कि 9 पेज का वीडियो है ये, है ना। कम से कम ये 2 घंटा जाएगा, 1.5 से 2 घंटा जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि इन्वायरमेंट फिर आपको कहीं और से नहीं, आप कोई भी किताब उठाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको सारा समझ में आएगा। एक एक पॉइंट आपको लगेगा कि हाँ मैंने कर लिया है, सर ने करवा दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस अवधारणा का संबंध सतत विकास से है। सतत विकास का इंग्लिश होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है पर्यावरण को ध्यान में रखकर अगर हम कोई भी विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, है ना। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लगे हैं,
3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ये ऐसा मैंने पीडीएफ बनाया है, ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, कि लगभग सारे पॉइंट आपको टच करवा दूंगा मैं। और यकीन मानिए, अगर आपको याद नहीं करवा पाया तो आप खुद समझेंगे कि मतलब याद करवा दिया हूँ मैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा अच्छे से, इसलिए आराम से बैठकर आधा से 1 घंटा का वीडियो रहेगा, 1 घंटा का वीडियो रहेगा, आप आराम से देखिए, सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको। और आप दूसरा कोई भी किताब उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सर ने जो बताया है वो मुझे समझ में आ रहा है। जैसे यहीं पे देखिए, एक क्वेश्चन आता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास को जानना बहुत ज़रूरी है। सतत विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 3 तरह की बातें होती हैं। एक होती है नियतिवाद, एक होता है संभववाद, और एक होता है नवनियतिवाद, ठीक है। एक होता है नियतिवाद, एक होता है संभववाद, और एक होता है नवनियतिवाद। नियतिवाद में क्या होता है कि प्रकृति को पहले प्रेफर किया जाता है। तो नियतिवाद में क्या होता है कि प्रकृति को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद मनुष्य को, यानी कि प्रकृति इज ग्रेटर देन मनुष्य। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नियतिवादी में क्या होता है, प्रकृति बड़ा होता है मनुष्य से। संभववादी में क्या होता है कि मनुष्य बड़ा होता है प्रकृति से, मनुष्य को बड़ा माना गया है। संभववादी में क्या हो गया है, संभववादी में हुआ है कि मनुष्य को बड़ा माना गया है, लेकिन नियतिवादी में क्या है कि प्रकृति को बड़ा माना गया है। अब नवनियतिवादी की बात करते हैं, ठीक है। तो नवनियतिवादी की हम बात करते हैं। अब नवनियतिवादी में क्या होता है कि प्रकृति तथा मनुष्य के बीच संतुलन या दोनों का समान महत्व होता है। इसे ही हम सतत विकास कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि 3 तरह की बातें मैंने आपको बताई। एक हो गया नियतिवादी, और एक हो गया नियतिवादी जिसमें क्या हो गया, प्रकृति को बड़ा माना गया है, और एक हो गया संभववादी जिसमें मनुष्य को बड़ा माना गया है। लेकिन नवनियतिवादी में क्या होता है कि दोनों को मिलाकर चलना होता है। प्रकृति तथा मनुष्य के बीच संतुलन बनाकर या दोनों का आपसी सामंजस्य बिठाकर चलना होता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, या सतत विकास की अवधारणा बोलते हैं, ठीक है। और इसे ही हम नवनियतिवादी बोलते हैं। एक और मेन पॉइंट कि सतत विकास या नवनियतिवादी की अवधारणा किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया। किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने दिया। सतत विकास या नवनियतिवाद की अवधारणा किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, अगर हम जानेंगे तो हमसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नवनियतिवादी पर हम लोग बात कर रहे थे। नवनियतिवादी की थ्योरी है, नवनियतिवादी की थ्योरी क्या है, स्टॉप एंड गो, है ना। नवनियतिवादी की थ्योरी होती है स्टॉप एंड गो। इसे स्टॉप एंड गो थ्योरी भी कहते हैं। सतत विकास को कहते हैं धारणीय विकास भी कहते हैं, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट में इंडिया का स्थान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कितना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता हूँ, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है आपको दोस्तों। जो भी मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप एकदम अच्छे से बने रहिए, ध्यान से देखिए आप इसको। आधा घंटा 1 घंटा वीडियो देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर देख लेंगे इसको तो इन्वायरमेंट आज ही क्लियर हो जाएगा सारा का सारा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहले इंडिया का स्थान 112 था 2024 के पहले, लेकिन अभी 2024 में 109 रैंक पे आ गया है। ये डेटा मैं अपडेट कर दिया हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहले इंडिया का स्थान 2024 के पहले कितना था, 112 था, है ना। अब प्रथम स्थान किसका था, फिनलैंड का था। लेकिन अभी 2024 में इसकी रैंकिंग नीचे हो गई है थोड़ा, और ये कितना हो गया है, 109 रैंक पे आ गया है इंडिया। 109 रैंक पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया का स्थान कितना है, 109 2024 में। और प्रथम स्थान पे पहले भी फिनलैंड था और 2024 में भी फिनलैंड ही है, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है ना। सूचकांक से रैंकिंग न पूछ के सीधे पूछ देगा कि सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो SDSN जारी करता है। कौन जारी करता है, SDSN।
और SDSN का फुल फॉर्म क्या होता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, समाधान नेटवर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एंशिएंट में आ गया है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट का चीज़ है। जैसे आग की खोज, तो आग की खोज किसने किया? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में। ये भी एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों, थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। छोड़ने का कोशिश क्या के लिए करेंगे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। जैसे आग का खोज, तो आग का खोज पूछता है कि आग का खोज कब हुआ, किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, है ना। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है कि आग का खोज कब हुआ। तो एक बात जान लीजिए, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको ये उसको याद करने का। जब आग की खोज हुई तो पूरा जंगल क्या हो गया? जल गया, पूरा जंगल जल गया। जब आग की खोज हुई दोस्तों तो पूरा जंगल क्या हो गया? पूरा जंगल जल गया। तो आग की खोज हुई तो पूरा वर्ड आया, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में इसका खोज हुआ। आग की खोज जब हुई तो पूरा जंगल, तब पूरा से क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पे मैं मार्क कर दिया हूँ। तो आग की खोज कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। और आग की खोज के अलावा जितना भी खोज हुआ, हल का खोज हुआ या कृषि का खोज हुआ या पहिए का आविष्कार हुआ, सब नव पाषाण काल में होगा। ठीक है, सब का सब नव पाषाण काल में। ये ट्रिक मैं बताया हूँ, ये कभी भी एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। अब आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार 9वीं बार में हो पाया था। ये भी एक बात याद रखिएगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पहिए का जो आविष्कार हुआ 9वीं बार में हुआ था। सोचिए, हम लोग एक बार में ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और ये 9वीं बार में हुआ। ठीक है ना, एक बार में नहीं हुआ, बहुत अथक प्रयास किया गया तब जाकर के पहिए का आविष्कार हुआ। दो चीज़ आपको याद हो गया होगा, आग का खोज पूरा पाषाण काल, पहिए का खोज नव पाषाण काल। एक और छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि मिस्र के राजा को क्या कहते थे? तो मिस्र के राजा को हम बोलते थे फराओ। क्या बोलते थे? फराओ बोलते थे मिस्र के राजा को। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। तो मिस्र के राजा को हम लोग क्या बोलते थे? फराओ बोलते थे। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, तो आप याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग देखते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो आग जलाना सीखा। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। मैं पहले ही बोला था दोस्तों कि ये जो क्लास है, एक कंबाइंड क्लास है। बेसिकली ये क्लास इन्वायरमेंट का है और कुछ ज्योग्राफी का पार्ट में बताऊंगा, लेकिन बीच में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दिए गए हैं आपके नॉलेज टेस्ट के लिए, तो उसको ही मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ। जैसे मिस्र के राजा को बोलते हैं फराओ, स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा। आग का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। इसके अलावा जितना भी खोज हुआ सब नव पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को बनाया गया। ठीक है ना, सबसे पहले किसको बनाया गया पालतू? तो कुत्ता को बनाया गया। चावल के साक्ष्य मिले तो लोथल से, रंगपुर से। सबसे पहले मिला कोल्डिहवा, यूपी में मिला, है ना। चावल के साक्ष्य बहुत जगह से मिले हैं, कोई एक जगह से नहीं मिले हैं, लेकिन पहले मिला है कोल्डिहवा से। ठीक है, चावल के साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं, रंगपुर से ही मिले हैं, लेकिन सबसे पहले पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे? कोल्डिहवा बोलेंगे। सिंधु सभ्यता का काल पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, है ना। ये एग्जाम में मारना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। किसने इसका खोज किया? तो रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया। ये सिंधु नदी के किनारे है। इतना सारा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से आता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया है 1922 में। कब किया है रखालदास बनर्जी ने खोज? 1922 में। और सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और एक बात और मोहनजोदड़ो से ध्यान रखने वाली बात है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है ना। हड़प्पा से भी ज़्यादा से ही बड़ा है।
तो सबसे बड़ा सिंधु स्थल कौन है? एक क्वेश्चन तो यही आ गया। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। किसने खोज किया? रखालदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का व्यवसाय कृषि था, है ना। फसल में कौन था? तो जौ और गेहूं था। ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, याद रखिएगा। और कृषि में ही पूछता है कि सबसे पहली फसल उसने किसे उपजाई या किससे वो अवगत हुए। तो अगर ऑप्शन में गेहूं और जौ दोनों दिया हुआ है तो हम लोग जौ को प्रेफर करेंगे। ठीक है। वैसे जौ और गेहूं दोनों था, लेकिन अगर ऑप्शन में जौ और गेहूं दोनों दिया हुआ है तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? जौ को प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खेती का आविष्कार कब हुआ? जाहिर सी बात है दोस्तों, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। बाकी जितने भी खोज हुए वो नव पाषाण काल में हुए। जब इंसान रोजमर्रा की ज़िंदगी में जीने के लिए कृषि का आविष्कार जब हो गया, पहिए का आविष्कार किया, तो खेती करना भी सीखा, है ना। जब खेती करना जब सीखा तो कृषि के बारे में जाना। तो ये सारे के सारे खोज कब हुए? नव पाषाण काल में हुए। सिर्फ आग का खोज कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी प्रेस नोट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखिएगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो नासिक महाराष्ट्र में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो हैदराबाद में है ना। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे नोट का पेपर बनता है। क्या चीज़ बनता है? नोट का पेपर बनता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो हैदराबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल बोलेगा, अगर पेपर मिल बोलेगा दोस्तों, पेपर मिल, तो कहाँ हो जाएगा? होशंगाबाद एमपी में हो जाएगा। यहाँ पे कागजी पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कागजी पेपर बनाया जाता है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं कहाँ पे था? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में बता रहा था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा 4 पॉइंट। ठीक है ना। 4 पॉइंट आप इसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि मान ली एग्जाम में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग बना पाएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ना। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल और बैंक प्रेस नोट, ये 4 को एग्जाम में हमेशा हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है ये कभी कभी। ठीक है। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जहाँ पे करेंसी प्रेस नोट बनता है, नासिक महाराष्ट्र में है ना। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस बोलेगा तो हैदराबाद में है। अगर मिल लगा देगा, पेपर मिल लगा देगा, तो होशंगाबाद एमपी में हो जाएगा। कागजी पेपर बनता है वहाँ पे। और बैंक प्रेस नोट अगर पूछेगा तो वो देवास एमपी में है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। वो आपके नुकसान की चीज़ नहीं है, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। ठीक है ना। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और ऊपर बढ़ाएगा। आप बस इसको सुनते जाइए अच्छे से। एक एक पॉइंट में क्लियर करूँगा। इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है उसको मैंने डाला है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। आप खुद बताइए दोस्तों, पूरा पाषाण काल के बाद आप क्या जानते हैं? तो नव पाषाण काल। समूह में रहना प्रारंभ किया पशुपालन काल में। पशुपालन काल को हम नवपाषाण काल भी बोलते हैं। कभी कभी नवपाषाण काल न देकर पशुपालन काल भी दे देगा। ठीक है। सर्वप्रथम पर्यावरण में हस्तक्षेप स्टार्ट किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, पर्यावरण में हस्तक्षेप कब करेगा? जब वो रहना जीना सीखा, है ना। तो वो तो सब नव पाषाण काल में हुआ, नया पाषाण काल में हुआ। जब अपने जीवन यापन के लिए कृषि स्टार्ट किया, तब वो पर्यावरण में हस्तक्षेप करना भी स्टार्ट किया, इंटरफेयर करना भी स्टार्ट किया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, 10 से 15 मिनट लगा होगा और एक पेज मैंने ख़त्म कर दिया। टोटल दोस्तों 9 पेज है। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा दोस्तों, 9 पेज में ख़त्म कर दूंगा। सारा एनवायरनमेंट आपकी मुट्ठी में होगा और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे जो मैंने इस नोट्स में मैंने डाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, है ना। ओके दोस्तों, तो
फर्स्ट पेज जो था दोस्तों छोटा सा था, सेकंड पेज मैंने ख़त्म किया, अभी जस्ट समाप्त किया, और अब मैं थर्ड पेज में इंटर कर गया हूँ। देख रहे हैं दोस्तों 9 पेज ही है और थर्ड पेज में हम लोग इंटर कर गए हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, 9 पेज में आपको मैं सारा इन्वायरमेंट का ओवरव्यू करवा दूंगा। आप बने रहिए, देखिएगा, आप खुद समझिएगा आप। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया। दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी बोलते हैं उसको। इकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी शब्द का मतलब होता है पारिस्थितिकी, और इकोसिस्टम अगर हम सिस्टम लगा देंगे तो वो हो जाएगा तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं। इकोलॉजी अलग चीज़ है, ठीक है, इकोलॉजी अलग चीज़ है दोस्तों, इकोलॉजी दोस्तों अलग चीज़ है, और इकोसिस्टम अलग चीज़ है, ठीक है ना। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है ये, है ना। ये कोई दो राय नहीं है, ये दोनों शब्द जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है और लड़के कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम किसने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र, तो टॉन्सले ने दिया, ठीक है ना। इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ये माइंड में रिमाइंड, एक बार आंख बंद करके आप इसको याद कर लीजिएगा। तीन चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, 3 आविष्कारक बताऊंगा। ये तीनों एग्जाम का फेवरेट टॉपिक हो, फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, है ना। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझ रहे होंगे कितना कन्फ्यूजन होता होगा एग्जाम में। ये सारे के सारे एग्जाम में लेकर जाना बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा अच्छे से, तब तक आपको याद नहीं होने वाला है। ये ज़रूरत पड़े तो कॉपी पर लिख कर भी याद कर सकते हैं। यही तरीका होता है जीके याद करने का। जीके याद करने का बहुत सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर कन्फ्यूजन, जहाँ पे कन्फ्यूजन वाला चीज़ दिया हुआ है तो उसको एक जगह पर सीक्वेंस में लिख लीजिए और कोरिलेट करके याद करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जीके काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहीं पे दिया है, देखिए इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया, कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो कितना कन्फ्यूजिंग है। तो इकोलॉजी शब्द दिया अर्नेस्ट हेकल ने, इकोसिस्टम शब्द दिया टोन्सले ने, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम दिया लिंडेमान ने, ठीक है। कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका का खोज किया ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं फिर से क्लियर करवाता हूँ। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने से। जैसे इको शब्द दिया, इको शब्द का मतलब होता है पारिस्थितिकी, मन में रिमाइंड करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अर्नेस्ट हेकल। फिर इकोसिस्टम किसने दिया, तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये टॉन्सले ने दिया। किसने दिया, टॉन्सले ने दिया ये। उसके बाद ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया, तो ये दिया लिंडेमान ने दिया। ये किसने दिया, लिंडेमान ने। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया, लिंडेमान ने। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम हम आपको और आगे बताएंगे अच्छे से, ये फिलहाल इतना जानना है किसने दिया, लिंडेमान ने दिया। जीवित खोज का पहले, जीवित कोशिका से पहले चलते हैं कोशिका में। कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज किसने किया, सिर्फ कोशिका अगर पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, और अगर जीवित कोशिका बोल देगा तो ल्यूवेनहॉक। सिर्फ कोशिका अगर बोलेगा, अगर सिर्फ कोशिका बोला, कोशिका सिर्फ बोला तो रॉबर्ट हुक, और अगर जीवित कोशिका बोला तो ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ये दिमाग में रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ही तो खोज किया टॉन्सले ने, है ना। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, टॉन्सले ने। और इसी इकोसिस्टम को मैं बताने जा रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक, और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। एक होता है जैसे कि जंगल हो गया, तो जंगल क्या है, जंगल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जो हम नहीं बना सकते हैं, गॉड जो बना के हम लोगों को दिए हैं। जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया,
है ना, वर्षा वन हो गया, तो ये सब गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, मैंने लिख दिया है, ये सब गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। ये किसने दिया हम लोग को? गॉड ने दिया। तो इसको हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। समुद्र हो गया, वन हो गया, नदी हो गया, वर्षा वन हो गया, ये सब क्या हो गए? गॉड गिफ्टेड हो गए, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। और कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया, जैसे बगीचा, एक्वेरियम, धान का खेत इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, या मानव निर्मित, ठीक है, आर्टिफिशियल जो आप बोल लीजिए। तो इसमें कौन कौन सा आंसर आता है इसका? बगीचा कृत्रिम होता है, बगीचा तो हम लोग बनाते हैं ना। एक्वेरियम भी हम लोग बनाते हैं। धान का खेत हम ही लोग डिसाइड करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? कृत्रिम या आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। यहाँ से क्वेश्चन और आता है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सबसे अस्थाई इकोसिस्टम कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र या महासागर हो जाएगा। समुद्र या महासागर जो होता है वो सबसे अस्थाई इकोसिस्टम में आता है। सबसे अस्थाई इकोसिस्टम कौन होता है? तो समुद्र या महासागर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो चैप्टर आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि स्वपोषी, सुने होंगे नाम, है ना, प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद, अपघटक। तो इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन रखा हुआ है एग्जाम में, अगर ये 5 मिनट आप सुन लिए इस टॉपिक को, तो एक क्वेश्चन आपका एकदम 100% रखा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल बनाया हुआ आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर जो मैंने बनाया है। वनस्पति, पेड़ पौधे, फिर नीचे मैं लिखा हूँ प्राथमिक उत्पाद, उसके बाद मैं लिखा हूँ द्वितीयक उत्पाद, उसके बाद मैं लिखा हूँ तृतीयक उत्पाद, और उसके बाद मैं लिखा हूँ अपघटक, है ना, डिकम्पोजर जिसको बोलते हैं, है ना, अपघटक जिसको बोलते हैं। तो अब देखिए, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए वनस्पति, पेड़ पौधे ये पहले आते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, है ना। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना। सूर्य से ऊर्जा लेकर, सन से ऊर्जा ग्रहण करके, और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और इन्हें ही हम उत्पादक, ये उत्पादक होते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं कि खुद बना रहे हैं अपना खाना ना, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। सुनते जाइएगा दोस्तों, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, बस 2 मिनट सुन लीजिएगा, ये सारा पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वनस्पति, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, इन्हें ही हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना। ऊर्जा का उत्पादन करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से, है ना। अब उसके नीचे जो मैं लिखा हूँ प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? वनस्पति, पेड़ पौधे खाते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं जो शाकाहारी जानवर होते हैं। शाकाहारी जो भी जानवर होते हैं, जो एकदम प्योर शाकाहारी हैं, जो मांस एकदम नहीं खाते हैं, वो किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। जैसे हिरन, गाय, बैल इत्यादि, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं प्राथमिक उपभोक्ता में सिर्फ वही आएंगे जो एकदम बिल्कुल शाकाहारी हैं, वो जरा सा भी मांस नहीं खाएंगे, तो वो किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। ये शाकाहारी जानवर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। गाय क्या करती है? पेड़ पौधे खाती है, घास फूस खाती है। हिरन क्या करता है? घास फूस खाता है। बैल क्या करता है? घास खाता है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत में आएंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है? वनस्पति, पेड़ पौधे खाते हैं जो स्वपोषी होते हैं, उत्पादक को खाते हैं, है ना। अब प्राथमिक उपभोक्ता के नीचे चलिए, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा आपको। अब द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं बाघ, शेर, चीता। तो ये लोग क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उन्हें मारकर खाते हैं, है ना। मतलब बेसिकली आप जानिए कि जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता क्या करता है? प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करता है, खाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता में हिरन, गाय, बैल आते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीयक उपभोक्ता जो हुआ प्योर मांसाहारी हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता जो हुआ प्योर मांसाहारी हुआ। अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज करके चले आते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, और ये प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं। और इसमें कौन कौन आ जाएगा आप खुद सोच लीजिए मन में, जो मांस खाते हैं, बाघ, शेर, चीता, है ना, इस तरह की चीज़ें, है ना। कुत्ता नहीं आएगा, कुत्ता इसलिए कि कुत्ता शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, तो वो तृतीयक उपभोक्ता में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता वो हो जाएगा जो दोनों चीज़ें खाता है, जो मांसाहारी भी है और वेज भी है और नॉन वेज भी है। तो तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा मनुष्य, क्या किस में आएगा, मनुष्य आ जाएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता में, कुत्ता भी आ सकता है इसमें, है ना। तो जो सर्वाहारी होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ जो सर्वाहारी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत में आएंगे, है ना। जो तो यही से बात था। अब उसके आगे आइए, उसके आगे है अपघटक, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। तो मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। एकदम मिट्टी में मिला देता है, नस्तो नाबूद कर देता है, वो कौन होता है, डिकम्पोजर होता है। जब इंसान मरता है दोस्तों, या कोई जानवर मरता है, तो अगर डिकम्पोजर नहीं रहेगा तो ज्यों कहते हैं वो वैसे ही बना रहेगा, उस वो न सड़ेगा न गलेगा। तो सड़ाने का काम कर, मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, किसी भी मृत जीव को अपघटक करता है, डिकम्पोजर करता है। तो वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा, जो इन सबको मिट्टी में मिलाने का काम करता है, जो इन सबको मिट्टी में मिलाने का काम करता है ना। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, जो इन सबको मिट्टी में मिलाने का काम करता है, ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। अब घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल। ये मृतोपजीवी होते हैं, क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, ये कि मृत जीवों का सेवन करते हैं ये, है ना। कुत्ता मर जाएगा तो कुत्ता को सड़ाने गलाने का काम को वो देखते हैं, एक आध महीना जब हो जाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये कौन किया दोस्तों, ये डिकम्पोजर किया, अपघटक किया, ठीक है। एग्जाम में कितना बार आया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से दोस्तों पीछे का चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए इकोलॉजी शब्द का आविष्कार किसने किया, खुद बताइए। ऐसे सिर्फ मतलब आगे बढ़ते रहेंगे तो फायदा नहीं है दोस्तों, इसलिए बीच बीच में मैं लिखते हुए भी लिख भी दिया हूँ कहीं कहीं पर। जैसे देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। इकोसिस्टम किसने दिया, टॉन्सले ने दिया, है ना। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने किया, है ना। 10% का नियम किसने दिया, लिंडेमान ने दिया। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, रिवीजन में करवा रहा हूँ पीछे का जो मैं बताया अभी तक। पेड़ पौधे, वनस्पति या उत्पादक क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, मेक फूड इटसेल्फ, है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये, है ना। बाकी सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। पेड़ पौधे और वनस्पति अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये क्या होता है, स्वपोषी। आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य भी तो अपना खाना खुद बनाता है किचन में। तो मनुष्य अपना खाना किचन में खुद नहीं बनाता है दोस्तों, उसको बहुत सारा सामान चाहिए, है ना, वो लाता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। सब्जी लाने के लिए किस पे डिपेंड होता है, सब्जी वाले पे, है ना। किराना सामान लाने के लिए किस पे डिपेंड होता है, किराना दुकानदार पे। तो इंसान बहुत लोगों पे डिपेंड होता है, होकर वो खाना किचन में बनाता है। तो इसीलिए इंसान को हम स्वपोषी नहीं बोलेंगे। पेड़ पौधे, वनस्पति या उत्पादक यही होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, बाकी सब जो होते हैं परपोषी होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक और पृथ्वी का सफाई कर्मी, ये सब किसे बोलते हैं, इसको अरेंज करना है ना। तो इसको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे बताइए। उत्पादक ही मैंने बताया ना, उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, जो उत्पादक, जो उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता, जो उत्पादक का उपभोग करते हैं, तो परपोषी हो गए, ठीक है। अपघटक क्या हो गया, तो मृतोपजीवी हो गया, ठीक है। और पृथ्वी का सफाई कर्मी हम किसे कहते हैं, गिद्ध को कहते हैं। गिद्ध क्या करता है, नोच नोच कर सारे जो जानवर मर जाते हैं तो उसको खाने का काम कौन करता है, गिद्ध करता है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने बोला दोस्तों कि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। कहने के लिए है कि 2-3 नंबर का आता है इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको कहाँ से क्वेश्चन आया। कभी कभी सुनते होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन दिया, पता ही नहीं चला। यही सब वो टॉपिक है ना दोस्तों, कि आजकल एग्जाम का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। और जब हम लोग जाते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी खोजते हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कम देकर के ही सबको बढ़ा देता है। आजकल देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण पे कितना तवज्जो दिया जा रहा है। सर गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे काम कर रही है इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे। तो आप खुद सोचिए कि ये फेवरेट टॉपिक क्यों नहीं होगा एग्जामिनर का। ये कॉमन सेंस वाली बातें मैं बता रहा हूँ। हम लोग एग्जाम में क्या खोजते हैं? हम लोग एग्जाम में खोजते हैं, जोड़ते हैं कॉपी पर कि हिस्ट्री इतना आया, ज्योग्राफी इतना आया, पॉलिटी इतना आया, लेकिन कभी कभी किसी किसी को सुने हुए कि क्वेश्चन कहाँ से आया पता ही नहीं चला। तो यही सब जो छोटा छोटा जो सब पॉइंट है, इन्वायरमेंट है ना, बहुत लोग तो बोलते हैं कि इन्वायरमेंट को छोड़ के जाना कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 4-5-7-8 पेज में अगर हमको क्लियर हो रहा है, 4-5 नंबर मिल रहा है, तो क्या जाता है पढ़ने में, है कि नहीं? तो इन सब बातों को याद रखिएगा। इन्वायरमेंट को एकदम छोड़ के मत जाइएगा एग्जाम में। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है आज के डेट में। आजकल देख रहे हैं गवर्नमेंट भी कितना पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है, तो इसीलिए एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी को ही बढ़ावा मिले, वो जाने पर्यावरण के बारे में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो मैंने याद करवा दिया। ऊर्जा का हाँ, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। पिरामिड 3 तरह का होता है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे, है ना। उल्टा होता है, सीधा होता है, पिरामिड क्या होता है, कैसे होता है, ये एग्जाम में आता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, सदैव सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, सीधा होगा। और फास्ट फास्ट निकलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझाते हुए चलेंगे और फास्ट फास्ट पे निकलेंगे, दोनों काम करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों और समय उतना नहीं है, इसीलिए। जैसे ऊर्जा का पिरामिड, जैसे पिरामिड से 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, जीव संख्या का पिरामिड कैसा होगा, और जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, जीव संख्या का पिरामिड, वही मैं अभी क्लियर करूंगा। तो 3 तरह का क्वेश्चन आता है पिरामिड से। पहला क्वेश्चन पूछेगा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। दूसरा पूछेगा जीव संख्या का पिरामिड कैसा होगा, तो जीव संख्या का पिरामिड भी सीधा होगा। ये 2 पिरामिड सीधे होंगे, ऊर्जा का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड। लेकिन जैसे ही बोलेगा जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, तो उसको उल्टा बोल दीजिएगा। इसलिए जब हम किसी पर भी ज़्यादा भार देंगे तो उसका दिमाग उल्टा चलने लगेगा, तो इसीलिए जीव भार का पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा। ये मैं याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको एक बार में ही बता दिया, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा। जीव संख्या का पिरामिड क्या होगा, वो भी सीधा होगा। लेकिन जीव भार का पिरामिड बोलेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, यहीं पर देखिए ना, सबसे नीचे किसको रखा है, हरे पेड़ पौधे को रखा है, प्रोड्यूसर को रखा है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर अपघटक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तालाब के केस में सदैव 2 पिरामिड बनते हैं। तालाब के केस में कितने पिरामिड बनते हैं, 2 पिरामिड बनते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, भार के लिए यहाँ पे समझाया है, भार के लिए यहाँ पे समझाया है दोस्तों कि बड़ी मछली की जनसंख्या, बड़ी मछली का भार क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर छोटी मछली का भार होगा, फिर सबसे कम भार किसका होगा, शैवाल का होगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि बड़ी मछली इज ग्रेटर देन, छोटी मछली इज ग्रेटर देन शैवाल, ठीक है। अब जीव संख्या पे आते हैं। जीव संख्या की बात करें, 1 kg की बात करते हैं। अगर 1 kg शैवाल लीजिए आप, 1 kg छोटी मछली लीजिए और 1 kg बड़ी मछली लीजिए,
तो 1 kg शैवाल कितना सारा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, करोड़ों में हो जाएगा, लाखों में हो जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। छोटी मछली कम होगा और उससे भी कम कौन होगा, बड़ी मछली। 1 kg बड़ी मछली हो भी नहीं पाया, काट के देना पड़ेगा। तो अगर 1 kg की बात करें तो सबसे अधिक कौन होगा, शैवाल, इसलिए नीचे रखे हैं। उसके बाद छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली। वहाँ पर डायग्राम भी देकर मैंने बताया है, जैव भार में उल्टा हो जाएगा पिरामिड, ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, लटक जाएगा, और जीव संख्या में सीधा होगा, है ना। और ऊर्जा का पिरामिड भी क्या होगा, सीधा होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने एक जगह पर लिख दिया है मैंने सारी चीज़ों को, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा इसको, आप नोट कर लीजिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ये आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को मतलब याद नहीं हो पा रहा है या वो, तो इसको लिख कर याद करिए। इसलिए मैं सारा नोट्स भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कौन सा इस्पात कहाँ है, एक क्वेश्चन राइज होता है। और अब बताइए, आप ही बताइए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से बनता है जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यही बात बच्चे नहीं समझते हैं। जीके में क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। एक ही तरह का डेटा बहुत सारा दिया रहता है, क्वेश्चन वहीं से उठाता है, वो ज़्यादा फेवरेट उसका वही रहता है, जानता है कि यहाँ से फंस जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा हूँ कि कौन सा इस्पात कहाँ है, ठीक है। अब बताइए कौन सा इस्पात कहाँ है। भिलाई इस्पात कहाँ है, दुर्गापुर इस्पात कहाँ है, राउरकेला इस्पात कहाँ है, बोकारो इस्पात कहाँ है, कब आविष्कार हुआ, किसके सहयोग से हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सीक्वेंस में करता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देखिएगा, ठीक है। भिलाई सबसे पहले किसका हुआ, भिलाई का। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। ये किसके तहत हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो किसका देन था, पीसी महालनोबिस का देन था। पीसी महालनोबिस के आधार पर बनाया गया था, तैयार किया गया था, उन्हीं ने तैयार किया था, ठीक है। भिलाई, देखिए सीक्वेंस में करते हैं। सबसे पहले किसका हुआ, भिलाई का, लिख लीजिए। सबसे पहले भिलाई का, फिर दुर्गापुर, फिर राउरकेला, फिर बोकारो। अपडेट बता रहा हूँ। भिलाई का 1955 में हुआ, दुर्गापुर का 1956 में हुआ, राउरकेला का 1959 में हुआ, बोकारो का 1964 में हुआ। तो सीक्वेंस याद कीजिएगा। भिलाई का 1955 में रूस के सहयोग से। भिलाई मतलब भलाई, तो भलाई कौन देश करता है हम लोग को, रसिया करता है। भलाई कौन करता है, रसिया करता है, ठीक है। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, बंगाल में। तब अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आक्रमण किए थे, फेवरेट जगह कौन था उनका, तो बंगाल था। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से हुआ, ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में। राउरकेला है ना, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। इसका आविष्कार, राउरकेला का स्थापना कब हुआ, राउरकेला लौह इस्पात का 1959 में हुआ, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। सिर्फ ये वो अलग याद करना पड़ेगा। और बोकारो 1964 में हुआ। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ, 1964 में हुआ। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा, है ना। बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा, ठीक है। भिलाई जो फर्स्ट में मैंने बताया, भिलाई को का भलाई कौन किया, तो रसिया किया। अब बोकारो, ये दोनों जो है रूस के सहयोग से हुआ। भिलाई और बोकारो जो है वो रूस के सहयोग से। फर्स्ट और लास्ट किसके सहयोग से हुआ, रूस के सहयोग से। 4 ही तो है ना, 1955 भिलाई, 1956 दुर्गापुर, 1959 राउरकेला और 1964 बोकारो। तो इन चारों में पहला वाला भिलाई रूस के सहयोग से, बोकारो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर जानिए गए, अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए, तो बंगाल में आए, तो ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। काफ़ी ध्यान देने की बातें होती हैं दोस्तों, ठीक है।
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1955 से 56 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1955 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था दोस्तों, सॉरी, तो 1956 से 61 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1956 से 61 था। वैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1961 से 66 था। तो इसीलिए मैंने बोला कि बोकारो स्टील प्लांट का जो आविष्कार होगा वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुए। तो इन सब बातों को याद रखिएगा आप। अब बताइए दोस्तों, जो भी इस वीडियो को अच्छे से देख लिए आप, 42 मिनट का वीडियो है, आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट था, इसमें कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलूँगा मैं, है ना। जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब, इन सब बातों के बारे में बताऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिलाकर पढ़ेंगे। मान के चलिए कि अगर ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, इस इन्वायरमेंट वीडियो के बाद ज्योग्राफी भी मैं बनाऊंगा आपको, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर मिलाकर पढ़ लेंगे दोस्तों, तो बीपीएससी में या CGL 4 में या बिहार SI में कम से कम मानिए तो मतलब 10+ से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। अगर बीपीएससी की बात कीजिएगा तो उसमें भी मतलब 5 क्वेश्चन कम से कम रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से मतलब नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम क्वेश्चन सब वही होता है, सिर्फ लेवल का अंतर होता है। एग्ज़ाम सब वही है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के होते हैं, बस लेवल 19-20 का अंतर होता है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बना दीजिएगा। एग्ज़ाम के नाम सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहीं से मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। 9 पेज में क्लियर करूँगा, टोटल 9 पेज में अच्छे से बताऊँगा, इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, ठीक है। और कुछ जो छोटे जो पॉइंट्स जो आएंगे बीच बीच में, उसको भी मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।